नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बाखबर में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसका संबंध धर्म से भी है, अध्यात्म से भी है और आनंद आनंद से भी है और इससे भी आगे चल के रोजगार से भी है। दरअसल ये 5 in 1 कह सकते हैं, हम 4 in 1 कह सकते हैं। रोजगार के साथ साथ आपको आनंद भी मिलेगा, आध्यात्मिक चेतना भी आप में आएगी और वेलनेस भी होगी और साथ में आनंद के साथ आपको एक तरह की भक्ति भाव की भी बातचीत होगी। तो मध्य प्रदेश अब तक आईटी हब की बात हो रही थी, एजुकेशन हब की बात हो रही थी, लेकिन उज्जैन जो महाकाल की नगरी है और ओंकारेश्वर जो नर्मदा जी के किनारे बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पर जहाँ शंकराचार्य जी ने भी यात्रा की थी, कुछ दिन वहाँ विश्राम किया था, कुछ दिन वहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी। ऐसे ओंकारेश्वर और उज्जैन को आध्यात्म के साथ साथ वेलनेस का केंद्र बनाने की बात हो रही है। और इस पूरे मामले में सबसे विशेष बात है कि सरकार ने इसके लिए बजट की व्यवस्था की है और कुछ उद्योगपति भी इसके लिए आगे आए हैं। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में आनंदम विभाग की एक तरह से नए महकमे को जोड़ा था, उन्होंने आनंदम विभाग करके। उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव ने इससे एक कदम और आगे इसको रोजगार से जोड़ा है, आध्यात्म और वेलनेस की बात की है। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। फोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता और जियो पॉलिटिक्स के जानकार श्री रमेश सिंह जी, और हमारे साथ टेलीग्राम पर मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शर्मा साहब आपके साथ करना चाहते हैं कि धर्म और आध्यात्म आपकी मुक्ति के तो साधन हैं, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, समाज में आप कैसे रहे, इसके भी उपाय हैं। समाज में किस तरह से शांति हो, राम राज्य की बात तो हम सनातन में बहुत हज़ारों वर्षों से, युगों युगों से हो रही है, लेकिन इस चीज़ को अब ज़मीन पर उतारने की बात मोहन यादव की सरकार कर रही है। और उसकी शुरुआत भोले की नगरी, जो एक तरह से फक्कड़ है और आनंद के लोग कहते हैं कि आनंद के लिए किसी धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो अगर आपका मन ठीक है, आपकी आत्मा उसका आनंद ले रही है, तो फिर आप उसमें बहुत अच्छे से जीवन गुजार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सही रास्ते पर मनुष्य में, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स की बात होती है, दुनिया भर में भारतीय लोग हैप्पी इंडेक्स में बहुत नीचे हैं। पड़ोस के मुल्क की हम बात करें, पाकिस्तान की, वो फ़कीर है, दिवाली होने की स्थिति में है, लेकिन वहाँ के लोग हैप्पी इंडेक्स में भारत से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ये जो वेलनेस है, आध्यात्मिकता है, जो धर्म है, ये कहीं ना कहीं हम पूरे समाज को आनंद की तरफ ले जाएगा और शांति की तरफ। आपकी राय? देखिए, मोटे तौर पर इसका जो केंद्र उज्जैन में बना रहे हैं, ये निर्णय अच्छा निर्णय है। उसका कारण ये है कि उज्जैन कर्क रेखा के ऊपर बसा हुआ है और वहाँ पर जो सूर्य की किरणें आती हैं, जो रेज आती हैं, अपेक्षाकृत अधिक संतुलित रहती हैं। कुछ ऐसे स्थान या जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कम परिश्रम में अच्छे अंक ले आता है, तो वहाँ की जो प्राकृतिक पृष्ठभूमि है, भौगोलिक पृष्ठभूमि है, उसमें ये आध्यात्म का और आनंद विभाग का मुख्यालय इंदौर रखना ये एक अच्छा निर्णय है। और अगर हम अतीत में भी उज्जैन देखें को तो रखना है, उज्जैन और ओंकारेश्वर। जी हाँ जी। तो वो अच्छा निर्णय है ये। और चूंकि ओंकारेश्वर को भी अगर आप देखेंगे तो वो ओंग के आकार की घाटी है और वो कपिल मुनि की भी तपोस्थली है और पूज्य आदि शंकराचार्य जी की तपोस्थली है, और वो तपोस्थली ही रही है। उज्जैन में और ओंकारेश्वर में एक छोटा सा अंतर है। उज्जैन जहाँ साधना के साथ साथ अध्ययन का केंद्र भी रहा है, ओंकारेश्वर केवल साधना का केंद्र रहा है। ये दोनों में अंतर पड़ रहा है। तो ये जो उसका केंद्र बनाना, ये तो अच्छा निर्णय है, लेकिन इसमें एक और बात जो है, इसको खास तौर से व्यवसाय से, रोजगार से और अगर धन से जोड़ देंगे तो जो आत्मिक आनंद का जो संदेश है, धन के जोड़ जाने से, धन का जोड़ना हुआ कि भौतिक सुविधाओं और भौतिक आकर्षण बढ़ जाएगा। आनंद के लिए भौतिकता से दूर आध्यात्मिकता पर उस पर जोर अधिक देना चाहिए। इसको रोजगार और उसके बजाय कहीं ना कहीं इसमें बल्कि एक काम और कर सकते हैं। जिस तरीके से समाज में देख रहे हैं, जैसे अभी ये केंद्र बना रहे हैं, तो इसमें केवल उन लोगों को ही क्लास लगेगी, शिविर लगेंगे 5 दिन के 7 दिन के, जो लोग वहाँ आएंगे। कितने ऐसे करोड़ों लोग देश में हैं जो इन शिविरों में नहीं जाते कहीं भी, लेकिन घरों में कहीं ना कहीं उनको मनोरोग पनप रहे हैं।
भारत में लगभग 80% लोग मनोरोगी हैं। ये मनोरोग व्यक्ति की शांति को भंग करता है, आनंद और खुशी दोनों को समाप्त करता है। तो मैं समझता हूँ टीमें और टोलियां बन करके इसको महाविद्यालयों से और विशेषकर जो 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जो विद्यालय हैं उनसे जोड़ करके वहाँ अगर इस तरह की कुछ कक्षाएं चलेंगी, क्लास चलेंगी, जैसे राघवेंद्र जी आपको याद होगा क्योंकि आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, हर शनिवार को एक बैठक डिबेट जैसी कुछ हुआ करती थी। आधे दिन स्कूल लगता था और आधे दिन डिबेट होती थी। बिल्कुल। उसमें सामयिक और कहीं ना कहीं ऐसे विषयों पर ही चर्चा होती थी। मैं समझता हूँ इस तरह की परंपरा को अगर शुरू करेंगे तो ये ज़्यादा सार्थक होगी। वैसे सरकार का ये प्रयास है, ये ठीक प्रयास है, लेकिन उसको रोजगार और धन से थोड़ा दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब तो कई सारे नवाचार हो रहे हैं। दरअसल ये उसी नवाचार का हिस्सा है कि इसको किस तरह रोजगार से जोड़ा जाए। और इसमें अच्छी बात यह कि शर्मा साहब जो औद्योगिक घराने हैं उन्होंने भी रुचि दिखाई है। मुझे लगता है कि हर कोई दोनों हाथ लड्डू चाहता है। उद्योगपति या जो धन कमाने वाले हैं वो धन भी कमाना चाहते हैं और साथ में शांति भी चाहते हैं। और शांति, कुछ लोग अगर बड़े पॉजिटिव होते हैं तो वो शांति बांटना भी चाहते हैं। तो महाकाल की नगरी उज्जैन, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी पर वो अकेले ऐसी धरती है जो माने वहाँ की मिट्टी धरती सहित जो है स्वर्ग गई है, ऐसा कहा जाता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख है। और क्षिप्रा किनारे बसी हुई है। और ओंकारेश्वर भी जो है नर्मदा माई के किनारे है और भोलेनाथ की नगरी वहाँ भी। तो ये सारे आनंद की चीज़ें तो फक्कड़ी में आती है। जैसा आपने कहा कि उसके लिए धन का कोई संबंध नहीं है। मैं एक लाइन और बोलकर बात को ख़त्म करता हूँ कि इस पूरे मामले में एक पिछले कुछ सालों से एक चल रहा था, एक दृश्य आ रहा था, कोई फिल्म थी या एक चित्र था। एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल नंगा पुतंगा है, उम्र होगी उसकी 4 साल करीब, और उसने ईंट का सिंहासन बनाया और अपने साथ कुछ बच्चों को ले लिया और वो ईंट का सिंहासन बनाकर, जिसे कहते हैं ना, नागा बाबा निर्वस्त्र बैठा था, बिल्कुल शहंशाह या सम्राट की मुद्रा में। तो आप देखिए कि आनंद के लिए सिंहासन की जरूरत नहीं है। आपकी मनस्थिति कैसी है और आपके पास जो उपलब्ध साधन है उसमें आप कितना आनंद लेते हैं। ये तो उसी का जो आपने कहा, मैंने उसी लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं कि इसका संबंध। लेकिन अब बहुत सारे नवाचार हैं, इतना सरकार कर रही है तो फिर इसमें रोजगार कहाँ है? और सरकार को लगता है कि अगर इसमें रोजगार और मिल जाए तो दोनों हाथ लड्डू हैं। आदमी का माने प्रारब्ध सुधरेगा और मोक्ष भी होगा और धन की भी प्राप्ति होगी। तो मुझे लगता है कि नए ज़माने में, आपने कहा कि मनोरोगी बहुत है, भारत तो क्या पूरी दुनिया में है। जितने विकसित राष्ट्र हैं, आप देखिए कि स्कूल कॉलेज में अचानक कोई भी आता है, गोली चलाता है, 10-25 विद्यार्थियों को मार देता है और उसके बाद खुद गोली मार लेता है और मरने वाला भी उसी विद्यालय का विद्यार्थी निकलता है। तो ये जो संख्या है, मुझे लगता है ये चिंता में डालने वाली है। और इस ऐसे माहौल में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की ये पहल अगर चल पड़ी तो इसके नतीजे बड़े सकारात्मक और मुझे लगता है कि उत्साहवर्धक होंगे। हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन भी है। राहुल जी, आप विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के बच्चों को पढ़ाते भी हैं, आपकी पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, अध्यात्म भी आपके साथ जुड़ा है। सरकार की ये पहल जिसमें रोजगार को भी उन्होंने क्लब किया है, क्या लगता है कि रोजगार से जो बच्चे जिनका अध्यात्म में थोड़ा सा विश्वास है या चलना चाहते हैं, उनके लिए भी ये रास्ता अच्छा होगा? देखिए राघवन जी, क्या है, आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें जिंदगी में बहुत जरूरी हो चुका है कि आप आनंद की प्राप्ति करें। आज की तारीख में हुआ है कि हमको खुशियों को तलाश करना पड़ रही है। तो ना परिवार खुशियां दे पा रहा है, ना आपके दोस्त खुशियां दे पा रहे हैं, ना ये पूरा तंत्र आपको खुशियां दे पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार कोई प्रयास कर रही है तो सरकार को उस दिशा में थोड़ा और विस्तार रूप से सोचना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप नीचे की पीढ़ी को आप देखिए, स्कूलों में धीरे धीरे क्या हुआ कि एक आक्रोश का वातावरण या वैमनस्य का वातावरण छात्रों के बीच में बढ़ने लगा। इस माहौल को आपको समाप्त करना ही होगा। मतलब यूं कह सकते हैं कि आपको फिर से उसी दौर में वापस जाना होगा जो 50 साल, या आप ये कहें कि मोहन यादव जी या फिर हम लोग जिस उम्र में आ गए हैं, जिस उम्र में हम स्कूल में थे, उस दौर को याद करें तो उस दौर में हम सुखी भी थे, आनंदित भी थे, और स्कूलों में ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि वहां आनंद प्रदान होता था। पढ़ाई के अलावा भी ऐसे बहुत सारे संसाधन इकट्ठे हो गए थे जिससे हम लोग आनंदित होते थे और हमारे जीवन में आनंद आता रहा, उसी की वजह से रहा। आज की स्थिति में क्या हुआ कि ना स्कूलों में उस तरीके की दिनचर्या बची है, बस्ते का बोझ कम हुआ नहीं, दुनिया भर की चीजें आप सामने आ गई हैं, पढ़ाई का इतना लोड हो चुका है कि बच्चा सिर्फ किताब से बाहर नहीं निकल पा रहा।
आप उसकी एक्टिविटी पूरी तरह से बंद है। आप कहें योगा तो योगा बिल्कुल बंद है, खेलकूद बंद है। बागवानी होती थी स्कूलों में, शायद भाई साहब हैं रमेश जी, वो भी जानते होंगे कि जब हम लोग स्कूलों में थे तो बागवानी का एक कल्चर था, वो आनंद देता था। जी क्यारियां बांट दी जाती थी, उस समय बच्चे करते थे। आज विश्वविद्यालयों के पास में, स्कूलों के पास में आप इतनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, लेकिन राघवेंद्र जी वहां आपको बच्चों का कोई योगदान आपको दिखाई नहीं देगा। जी और उसी की वजह है कि आपने बच्चों को अलग कर दिया वहां से। तो बिल्कुल। बच्चों को यहाँ से जोड़ना पड़ेगा आपको, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में। ये शुरू की गए थे, सरकार ने बिल्कुल एनएसएस भी शुरू किया था, तो राष्ट्रीय बिल्कुल मैं योजना के तहत में बच्चे राव जाते थे। जी रघुवर जी, सरकार का प्रयास ठीक है। मैं कहता हूं कि आज की स्थिति में आनंद देने वाले, सुख देने वाले लोग, बहुत लोग खड़े हुए हैं। रिटायर हो चुके लोगों की बहुत बड़ी तादाद एक हिंदुस्तान में खड़ी है, मध्य प्रदेश में खड़ी है। तो और ये लोग सब के सब लोग आनंद की या सुख की तलाश में कहीं पार्कों में, सड़कों में, तीर्थ यात्राओं में घूम रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं। तो जी सरकार को इनका उपयोग करना चाहिए और सरकार इनको मोटिवेशन के रूप में लेके आए। देखिए क्या होगा कि सरकार ने कहा कि हम इससे रोजगार बढ़ाएंगे। ये मसला रोजगार का नहीं है, रोजगार देना एक अलग चीज है, लेकिन जीवन में सुख लेके आना एक अलग चीज है। बिल्कुल। बच्चों के, युवाओं के, महिलाओं के, सबके बीच में एक सुख लाना पड़ेगा, रंजन एक जी, आनंद की अनुभूति कराना पड़ेगा। रंजन जी, दरअसल जो चिंता रमेश शर्मा साहब व्यक्त कर रहे थे कि तनाव भरी जिंदगी है, आज के ज़माने में बच्चे बहुत ज़्यादा प्रखर बुद्धि के हैं, उनके पास टैलेंट के साथ साथ उनके पास अब अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में उनको बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन काम का दबाव और छोटे परिवार, न्यूक्लियर फैमिली के चलते अब तनाव बांटने की जगह नहीं बची। इसके चलते आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो नौकरी करते हैं वो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। स्कूल कॉलेज के बच्चे तक नशे के आदी हो रहे हैं, क्योंकि वो तनाव महसूस कर रहे हैं। पढ़ाई का तनाव है, नंबर का तनाव, उसके बाद फिर नौकरी में आने के बाद प्रमोशन का तनाव है। तो बच्चोों को ये पता नहीं है कि सुख क्या है, वो लगातार तनाव में जी रहे हैं। इसके चलते वो नशे के आदी हो रहे हैं। और फिर जैसा शर्मा साहब ने कहा कि 90% लोग मनोरोगी हो गए हैं। भारत में भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी 90 ना सही तो 80% लोग मनोरोगी हैं। और मुझे लगता है कि ये जो प्रदेश में मोहन यादव की सरकार काम कर रही है, जो इससे फ़ायदे हो सकते हैं, बशर्ते कि इसे ठीक ढंग से ठीक हाथों में किया जाए। मैं रमेश सिंह जी आपकी तरफ आऊँगा। आपका संबंध देहात से भी है। देहात में लोग कच्चे मकानों में रहते थे, सुबह शाम ज्वार बाजरा की रोटी खा के गुजर करते थे। कई जगह तो सिर्फ रोटी मिल जाए इतने में काम करते थे वो पूरे महीने भर और साल भर, लेकिन आनंद में रहते थे। अब आनंद का विषय धन से, मकान से, घोड़े गाड़ी से नहीं है, इसका तो आत्मा से और फिर आपके चिंतन से है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, इस संसार में जिस भी चीज का उपभोग किया जाता है वह उपभोग करने के कुछ समय के बाद अपना रूप बदल लेती है। जैसे लकड़ी को जलाने पर वो कोयला बन जाती है, इसी तरह से सुख और दुख का है कि सुख जो है, सुख अध्यात्म में सुख और दुख दोनों को बुरा कहा गया है, यानी दोनों बराबर बुरे, कोई कम ज्यादा नहीं। इसकी वजह क्या है कि सुख रजोगुण है, रजोगुण के भोग होने पर वह तमोगुण में परिवर्तित हो जाता है, तमोगुण यानी दुख, और दुख तमोगुण यानी दुख भोगने पर, यानी तमोगुण को भोगने पर वह पुनः रजोगुण में तब्दील हो जाता है। तो ये चेन ऑफ रिएक्शन चलता रहता है। रजोगुण जितना अधिक होगा भोगने के बाद तमोगुण यानी दुख उतना अधिक आएगा। आपने अभी जो बात कही कि गांव में हम कच्चे मकानों में रहते थे, तो वो रजोगुण का सूक्ष्म रूप था, कम रूप था, तो उससे जो दुख थे वो कम आते थे, लेकिन एक नैष्टिक शांति। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो अध्यात्म में जो इन दोनों का बैलेंस है उसको कहते हैं नैतिक शांति, यानी जिसमें सुख और दुख दोनों का अभाव हो। अध्यात्म जो है, जैसे ध्यान करते हैं तो ध्यान में हम संसार से पृथक हो जाते हैं, ना हम सुख में रहते ना दुख में रहते, तो उस समय हमें जो शांति मिलती है वो नैतिक शांति मिलती है। इसके संसार आज वर्तमान युग में लोग धन दौलत और सुविधाओं को आनंद का पर्याय मान लेते हैं और अंत तक इसी पर्याय को मानकर चलते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि मतलब नौकरी का एक झंझट है कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल गई तो प्रमोशन के बाद फिर शादी के बाद बच्चे, मतलब एक चेन ऑफ रिएक्शन दुख का चलता रहता, क्योंकि आप सुख को भोग रहे हैं, रजोगुण को भोग रहे हैं, और वो उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो तमोगुण की हो रही, तमोगुण आपको दुख देता है। एक अध्यात्म में एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है
यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यानी जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, और जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड एक व्यक्ति के शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में समाया हुआ है। अध्यात्म कहता है कि जो कुछ इस जगत में है, चाहे वो अग्नि के रूप में हो, वायु के रूप में हो, आकाश के रूप में हो, पृथ्वी के रूप में हो, इसका एक रेप्लिका होता है सूक्ष्म जगत में। और इस संसार में जो कुछ भी जितनी घटनाएं घटती है उनका वो सूक्ष्म जगत में पहले घट चुकी होती है, इसके बाद उनका भौतिक। बिल्कुल कह रहे हैं आप। बिल्कुल सिंह साहब, दरअसल ये जो आप बातें बता रहे हैं इसी को समझाने के लिए किताबें तो अब है नहीं, स्कूल कॉलेज में ये पढ़ाया नहीं जाता, घर में माता पिता दादा दादी है नहीं जो इन बातों को सहज तरीके से समझा पाए, क्योंकि अध्यात्म के साथ आनंद ये एक बड़ा मामला। लेकिन शर्मा साहब, इसमें खास बात है कि इस अध्यात्म को पर्यटन से जोड़ने की बात हो रही है। पर्यटन से जुड़ेगा तो फिर जो कॉर्पोरेट कल्चर के जो लोग हैं वो महीने में 5 दिन के लिए, महीने में 4 दिन के लिए, 6 महीने में 1 हफ्ते के लिए जब आध्यात्मिक शांति पाने के लिए इन केंद्रों में जाएंगे, चाहे वो उज्जैन में हो, चाहे ओंकारेश्वर में हो, या जैसा आपने कहा कि वो बड़े रिजॉर्ट ना हो, वो कुटिया भी हो सकते हैं, वो किसी आश्रम के भी हो सकते हैं, वहाँ जब जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि जो आध्यात्मिक आनंद है वो साधनों में नहीं है, साधन तो उसके माने साध्य नहीं है वो। तो कुल मिला के ये जो चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी कहा बार बार कि ये शुरुआत तो अच्छी है, बशर्ते कि ये सही हाथों में जाकर आगे बढ़े तो फिर इसके सकारात्मक नतीजे आएंगे। आपकी राय? देखिए, कुल मिलाकर के राघवन जी, आनंद के लिए और चित्त की स्थिरता बहुत आवश्यक होती है। और चित्त की स्थिरता कब होगी? चित्त की स्थिरता तब होगी जब आप में कहीं ना कहीं निष्प्रहता का भाव होगा, स्थित प्रज्ञता होगी, जिसमें जिसको कहा जाता है कि न शत्रुता हो किसी के प्रति, न मित्रता हो किसी के प्रति, न राग हो, न किसी के प्रति द्वेष हो, न किसी के प्रति आसक्ति हो, न किसी के प्रति विरक्ति हो। वो जो अनासक्ति का भाव है, बीच में आपको आना, और ये जो बीच में आने का अभ्यास है, ये हफ्ते 10 दिन से नहीं होगा। ये ठीक है कि वो आउटिंग हो जाएगी हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए, जिस तरीके से लोग जाते हैं पिकनिक में, पहलगांव चले गए और कोहिमा चले गए और लौट कर आकर के अपनी जिंदगी में लग गए। केदारनाथ, बद्रीनाथ ये भी उसी कैसे हो गए। हाँ, कहीं भी चले गए लोग और लौट करके आकर के फिर उसी जिंदगी में रखते हैं। उन यात्राओं के बाद भी, इतनी थकान, पैसे खर्च करने के बाद भी उनके चिंतन में, दिनचर्या में, मानसिकता में परिवर्तन मान करके चलिए कि 1-2% ही आता है, इससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता, वो उसी काम में लगते हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक, जिस तरीके से प्रकृति एक चक्र की भांति है, शून्य से सृष्टि है, सृष्टि से शून्य आएगा, अंधकार से प्रकाश का जन्म है, प्रकाश से अंधकार का जन्म है। जिस तरीके से पूरे 24 घंटे में अंधकार और प्रकाश दोनों रहते हैं, उसी तरीके से 24 घंटे में सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा साथ रहती है। व्यक्ति के मन के अंदर इन 24 घंटे में ये दोनों प्रकार के विचार उठते हैं। ऐसे में संतुलन बनाना ये जीवन का एक लंबा अभ्यास होता है, और इसके ये संस्कारों पर निर्भर करता है। ये कहीं ना कहीं ये जो 2, 4, 5, 6 दिन की, इससे व्यवसाय तो चल जाएगा। लोग आएंगे कहीं से भाषण देने के लिए, उनको हवाई जहाज का सरकार किराया देगी और बढ़िया होटल में ठहराएगी, और एक अच्छी आउटिंग तो उसमें होगी। लेकिन जीवन में स्थायित्व के लिए जो आनंद जिसके लिए कहा गया है, जो संतोष जीवन के लिए कहा गया है, ये बहुत मुश्किल होता है। एक और बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ, अगर उनको अभ्यास भी कराना है तो अभ्यास भी कराना है तो रिसोर्ट के बताए जो प्राकृतिक चीज़ें होती है, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, जिसमें बिल्कुल उबला हुआ खाना जैसा हो, ज़मीन पर सोने जैसा हो, जंगल में घूमने जैसा हो, तो कहीं ना कहीं वो जो प्राकृतिक जीवन शैली है, जब तक आप प्राकृतिक जीवन शैली में नहीं आएंगे तब तक जो स्थायी भाव है चित्त का, वो चित्त का स्थायी भाव नहीं आ सकता। आपको कहीं ना कहीं ये जो मन के अंदर, आपके अंदर उबाल है, आप कल्पना कर सकते हैं इस भीतर मन के अंदर आए उबाल को या उठे हुए विषाद को दूर करने के लिए कृष्ण जैसे व्यक्ति को 574 श्लोक लगे, 18 अध्याय लगे, तब अर्जुन की मानसिकता बदली है। ये एक स्टेज के ऊपर है। लेकिन अगर बालपन में ही अगर आप बच्चे को ये अभ्यास करेंगे तो वो बहुत सरलता के साथ होता है। मैं इसी पर आना चाहता कि ये जैसे गीता है, रामायण है, जब आप इनको स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे और फिर वो सब अध्ययन के बाद बच्चे गृहस्थ जीवन में आएंगे या सामाजिक जीवन में आएंगे, तब इस तरह के आश्रम और रिजॉर्ट ये ज़्यादा फलदायी होंगे। और इसमें जब इसमें मुझे लगता है कि व्यवसाय जुड़ जाएगा, तो जो आप बात कर रहे हैं, व्यवसाय लोग बड़े चतुर होते हैं, हो सकता है कि वो
रिजॉर्ट के बजाय आश्रम नुमा चीज़ें बनाएं और वहाँ वो ऐसे लोगों को नौकरी पर रखें जिनका व्यक्तित्व, जैसे द्रोणाचार्य जो थे वो तो कौरवों के यहाँ एक तरह से गुरु जरूर थे लेकिन आश्रम में रह के शिक्षा देते थे। तो वो उद्योगपति भी ऐसे ज्ञानियों को, ऐसे एक तरह से संयमी लोगों को रख सकते हैं अपने यहाँ सेवा में, नौकरी में जो भी है। और उसके बाद जो लोग महीने भर बहुत जम के काम करते हैं वो 7 दिन 5 दिन में अध्यात्म में योग का आनंद लेंगे, वो अध्यात्म का आनंद लेंगे और फिर जैसा आपने कहा कि वो निरामिष और शामिश भोजन के का भी आनंद ले सकते हैं और उससे उनका जीवन बदलेगा। राहुल जी, वक्त खत्म हो चला है, आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। देखिए राघवेंद्र जी, कुल मिलाकर के ये है कि आपको फिर से अपने उसी जीवन में लौटना पड़ेगा जो हमारे 10-15 साल 20 साल पीछे या 35 साल हमारे जो बुजुर्गों ने जिस तरीके से जीवन शैली को अपनाया था उस शैली में आपको जाना पड़ेगा। यदि आप कारपोरेट का नजरिया रखते हो, व्यवसायीकरण इसका करते हैं या पर्यटन से आप इसको जोड़ देते हैं तो इसका कोई आनंद नहीं मिलने वाला। नहीं, लेकिन राहुल जी आनंद पर्यटन से अगर नहीं मिलेगा। राहुल जी पर्यटन से अगर जुड़ा और पर्यटन में जो लोग शामिल होंगे, जो उद्योग घराने, उन्होंने अगर इसको मिट्टी के बर्तनों में खाना खिलाना शुरू कर दिया, उन्होंने उस पर्यटन में रिजॉर्ट में योग कराना शुरू कर दिया, उसी रिजॉर्ट में अगर कोई अच्छी किस्म के योगी को रख लिया तो योग अभ्यास भी हो रहा है, शाम को गीता के प्रवचन पर भी बात हो रही है और वो प्रवचन भी ऐसे होंगे जो आम भाषा में दिए जाएं ताकि लोग समझ जाएं उनको। तो तरह तरह के लोग प्रयोग करेंगे। मेरा कहना यह है कि जब कोई उद्योगपति पैसा खर्च करेगा तो वो चाहेगा कि उसके यहाँ जो भी लोग इसमें आ रहे हैं वो इस तरह से लाभान्वित होकर जाएं कि वो फिर बार बार आएँ, भले ही उसके लिए उनको ज़्यादा पैसा खर्च कर। मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, कोशिश अच्छी मैं ये कह रहा हूँ। अगर ये चल पड़ी तो फिर मध्य प्रदेश देश में एक अलग स्थान बना सकता है। शुरुआत तो बड़ी छोटी से हो रही है, 2 स्थान है, दोनों स्थान बड़े भव्य आध्यात्मिक तौर पर। उज्जैन महानगरी जो है वो अपने आप में सिद्ध है, ओंकारेश्वर की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो एक तरह से स्थान है वो प्रकृति से घिरा हुआ है। यहाँ नर्मदा मैया बह रही हैं, बेतवा है, चंबल है, बहुत सारी नदियाँ हैं, फिर भोपाल पहाड़ों और झीलों का शहर है। तो इसका अगर चल पड़ा मामला तो फिर बहुत अच्छे रंग इसमें देखने को मिलेंगे। रमेश सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, प्रयास बहुत अच्छा है लेकिन इसे जरूरत है एक मुहिम के रूप में बनाने की, एक संस्कृति डेवलप करने की। सरकार इसको एक सतत प्रक्रिया के तहत जारी रखे तो समाज के जो अच्छे लोग हैं धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे और जो जहां है वही इस संस्कृति पर काम करने लगेंगे और इस तरह से एक आध्यात्मिक सुख और आध्यात्मिक चेतना की संस्कृति डेवलप होने लगेगी, बशर्ते कि ये मुहिम लंबी चले। नहीं सिंह साहब, दरअसल क्या है कि सरकारें कई बार ऐसे काम करती है जिसमें लाभ नहीं होता, लेकिन वो जब शुरू कर देती हैं तो फिर उद्योगपति जो पैसा कमाने वाले होते हैं वो उसमें लाभ का जरिया ढूंढ लेते हैं। आप देखिए कि गांव देहात में वो टेलीफोन के टावर नहीं हुआ करते थे क्योंकि वो घाटे का सौदा था, लेकिन सरकार ने तो किया, BSNL ने तो वहाँ लगाए। अब देखिए कि वहाँ एयरटेल भी जा रहा है, जियो भी जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये काम शुरू किया है। मैं शर्मा साहब से अंतिम टिप्पणी लूँगा, समय तो खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें एक पूरा संपूर्ण 2-4 वाक्यों में ऐसी बात कर दें जो सरकार का ये अभियान, और ऐसे में वो लोग जो जीवन में परेशान है, तनाव में है, पैसा भी है लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही है, अगर कोई सूत्र उनको हाथ लग जाए तो उनको लगेगा कि जीवन हमारा सफल हो गया और कई परिवार इसमें सुधर भी जाएंगे, लाभान्वित भी होंगे। बहुत छोटी निश्चित रूप से इसमें सरकार के प्रयास के साथ साथ सामाजिक जागृति की भी आवश्यकता है। व्यक्ति को सबसे पहले तो खुद से ये सवाल करना, भीतर अपने अंदर झांक करके देखना, ये बहुत आवश्यक है। और एक कहीं ना कहीं अगर तनाव रहता है तो कुछ ना हो तो खुल करके हंस लिया जाए या ऊपर उचक करके ताली बजा ली जाए। ये कुछ छोटे मोटे ऐसे उपाय हैं, इनको करने से मन को शांति मिलती है और विचार की जो श्रृंखला है वो उसमें परिवर्तन भी आता है। बिल्कुल। और अब डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अगर आपका मन करे तो आप खूब जोर से गाइए, जरूरी नहीं कि आपका सुर अच्छा हो, लेकिन आप गाइए, हंसिए, कूदिए, खेलिए, जो भी आपका मन करिए। लेकिन मैं अंतिम बात जोड़ूंगा कि इसको जब तक स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक इसके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। अगर आज भी शामिल करेंगे तो नतीजे में आने में 10 साल लग सकते हैं, 15 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन कोशिश अच्छी है। अध्यात्म, आनंद और रोजगार सरकार की कोशिश है। प्रार्थना भगवान से कि ये सफल हो और इसके परिणाम फलदायी आए। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश शर्मा जी, आपका बहुत साधुवाद। रमेश सिंह जी, आपका साधुवाद। और डॉक्टर राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।